नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाद लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए 7वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी सारी क्लास आपको निश्चित रूप से मिलती रहें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता है हड़प्पा की जुड़वा राजधानी? तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। चलिए आगे जानते हैं। तो बताइए, सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो वो भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग। ठीक है, और ऐसे ही जो सिंध का नखलिस्तान है वो भी किसको कहा जाता है? तो वो भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अच्छा भाई, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। और जो बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य हैं वो भी आपको मोहनजोदड़ो से ही मिले। ठीक है, अगर पूछ रहा है कि बताइए बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं भाई मोहनजोदड़ो से। और जो दाढ़ी वाले महादेव हैं, ठीक है, कौन? दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति, तो ये भी आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। ऐसे ही विशाल स्नानागार, जो विशाल स्नानागार है वो भी कहाँ से मिला है? तो वो भी आप मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला भाई? मोहनजोदड़ो से। अच्छा होता, और क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो से? तो जो विशाल अन्नागार है, यानी कि जो सबसे बड़ी इमारत थी, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो थी विशाल अन्नागार। तो वो कहाँ से मिली है? तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और जो स्वास्तिक चिन्ह है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला भाई? मोहनजोदड़ो से। अच्छा, पशुपति देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो से ही नृत्य करती हुई कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी कि क्या क्या मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, चलिए एक बार और जानते हैं कि देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। तो देखिए, पहले तो इसे सिंध का बाग कहा जाता है या सिंध का नकलिस्तान भी कहा जाता है, और इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऐसी दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिल रही है। और विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। अच्छा, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो थी विशाल अन्नागार, और वो कहाँ से मिली है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। ऐसी स्वास्तिक चिन्ह भी आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। और पशुपति देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो से ही नृत्य करती हुई कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अच्छा, ये मूर्ति काय की थी? तो ये थी कांसे की। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भाई, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। ठीक है, यानी कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। और हड़प्पा सभ्यता का ही प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। क्या है भाई? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और यह एक नगरीय सभ्यता है। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कह दो या सिंधु घाटी की सभ्यता कह दो, तो ये कौन सी सभ्यता है? तो ये एक नगरीय सभ्यता है। और जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? तो वो थी एक ग्रामीण सभ्यता। चलिए आगे जानते हैं। तो देखिए, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताइए मोहनजोदड़ो कौन सी युगीन सभ्यता थी? तो जैसे वहाँ पर लौह युगीन आ सकता है या ताम्र युगीन आ सकता है, तो आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। ठीक है, वह कौन सी वस्तु जिसके उत्पादन में सबसे आगे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो वो थी कपास। ठीक, अच्छा, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? तो वो थी मातृ देवी की उपासना। और ये लोग कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे भाई? कुबड़ वाले सांड की। और सिंधु सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। ये पितृ सत्तात्मक थी या मातृ सत्तात्मक? तो ये थी मातृ सत्तात्मक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब आगे जानते हैं भाई कालीबंगा के बारे में। तो देखिए, कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी है। ये आपको अर्थ पता करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ हैं। और जो जुते हुए खेत हैं और अग्नि पूजा है, तो इनके प्रमाण कालीबंगन से ही मिले हैं। आपसे पूछ रहा है कि बताइए वह कौन सा स्थान था जहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा से। और अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये भी मिले हैं कालीबंगा से। अच्छा, लकड़ी का हल भी कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला है भाई लकड़ी का हल? तो ये मिला कालीबंगा से। और ऊँट की हड्डियाँ
तो ये भी आपकी कहाँ से मिली है, तो ये भी मिली है कालीबंगा से। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, हालांकि मैं बार बार इनका रिवीजन कराता रहूँगा तो जिससे ये आपको रट जाएंगे। चलिए, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल और सुरकोतदा थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोथल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोथल आपको याद रखना है कि सिंधु कि लोथल क्या था, तो लोथल था सिंधु सभ्यता में बंदरगाह, ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। और कौन सा था, तो वो था सुरकोतदा, ठीक है। सुरकोतदा क्या था, तो ये भी एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अच्छा, लोथल कहाँ पे, तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल कहाँ पे स्थित था, तो ये था गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। इसे व्यापारिक नगर भी कहा जाता है, किसको, लोथल को। लोथल को क्या कहा गया था, तो इसे कहा गया था व्यापारिक नगर। और शतरंज के खेल के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। और ऐसे घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से। चलिए, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो भाई ऊँट की हड्डियों के मिले थे कालीबंगन से ही। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगन से। और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये मिले आपके लोथल से। कहाँ से मिले, लोथल से। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। चलिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि 3 युगल समाधि लोथल से मिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, स्टार बना लेना। कई बार परीक्षा में पूछ रहा है कि बताइए 3 युगल समाधि कहाँ से मिली है, तो वो आपके मिली है लोथल से। कहाँ से मिली है, लोथल से। और आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेराकोटा किसे कहा जाता था, तो ये आग में पकी हुई ईंटों को कहा जाता था। और मनका बनाने का कारखाना चन्हूदड़ों से मिला है। मनका क्या होता है, मनका होता है मोती, यानी कि जो मोती बनाने का जो कारखाना प्राप्त हुआ था, तो वो कहाँ से हुआ, तो वो हुआ चन्हूदड़ों से। और श्रृंगार से संबंधित वस्तुओं के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले, तो ये भी आपके चन्हूदड़ों से मिले। कहाँ से मिले भाई, चन्हूदड़ों से, श्रृंगार से संबंधित वस्तुओं के साक्ष्य। और मनका बनाने का कारखाना भी मिला। अच्छा, घोड़े और हाथी की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये सुरकोतदा से मिले। जैसे अभी लोथल से भी मिले घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, ठीक है। कहाँ से मिले थे, लोथल से ही तो मिले थे घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य। तो ऐसे ही घोड़े और हाथी इनकी हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये सुरकोतदा से भी मिले। और हाथी के दांत से बनी हुई कंघी ये बनावली से मिली। ये भी आपको याद रखना है कि बताइए हाथी के दांत से बनी हुई कंघी कहाँ से मिली है, तो ये बनावली से मिली है। और अच्छा, कंघी किससे बनी थी, तो ये हाथी के दांत से बनी थी। ये भी पॉइंट याद रखना है कि ये जो कंघी थी जो बनावली से प्राप्त हुई, ये हाथी के दांत से बनी हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। तो अगर बात की जाए मृच्छकटिकम की, तो इसके लेखक है शूद्रक। कौन है इसके लेखक, तो वो हैं शूद्रक। चलिए, अब बताइए दशकुमार चरितम के लेखक कौन है, तो भाई दशकुमार चरितम के लेखक है दंडी। कौन है भाई दशकुमार चरितम के, दंडी। और किरात अर्जुनीयम के लेखक कौन है, तो वो हैं भारवी। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है भाई, विशाख दत्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो भाई जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इन्होंने ही हर्षचरित की रचना की थी। तो बाणभट्ट भाई किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे हर्षवर्धन के। चलिए आगे जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, नागार्जुन रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की थी, तो ये की थी हर्षवर्धन ने। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बताइए नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की, तो वो की हर्षवर्धन ने। हो सकता है कि इनमें से कोई एक नाटक पूछ लिया जाए, या हो सकता है ऑप्शन में 4 दिए हों जिसमें से 3 आंसर ठीक हों। जैसे तीनों में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हो और एक कोई और नाटक दे दिया हो, तो वो सारे आपको याद रखने हैं कि हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर बात की जाए भाई कि सबसे पहले प्रयोग किए गए अनाज की, तो वो किया था गेहूं और जौ, ठीक है। किस अनाज का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो वो किया था गेहूं और जौ। अच्छा, सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, तो वो थी कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। और ये लोग किसके उत्पादन में सबसे सर्वप्रथम थे, तो ये थे आपके कपास के उत्पादन। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था। और मानव ने सबसे पहले अनाज का प्रयोग, कौन से अनाज का प्रयोग किया था, तो वो गेहूं और जौ का प्रयोग किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न-तूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो भाई इब्न-तूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ, किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये कहाँ से आया था, तो ये आया था मोरक्को से, ठीक है। ये कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इब्न-तूता जो है
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और ये मोरक्को से भारत आया था। चलिए आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। चलिए जानते हैं। तो देखिए अगर तुगलक वंश का सबसे पहले शासनकाल पूछा है तो ये कब से कब तक था, तो ये था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी, तो भाई तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अच्छा ये बताइए कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर बात की जाए कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था तो वो था भाई गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कौन था नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको याद रखना है। अगर आप बात की जाए गयासुद्दीन तुगलक की, तो इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। आपसे पूछा गया कि बताइए तुगलकाबाद का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अच्छा 56 कोट का दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो वो भी कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसने 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बताइए वह कौन शासक था जिसकी बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गई थी, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था भाई, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मोहम्मद बिन तुगलक से, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण, पागल, रक्त पिपासु आदि कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि बताइए रक्त पिपासु किसे कहा जाता था, या किस सल्तनत काल के किस शासक को रक्त पिपासु कहा जाता था, तो वो कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसे किस किस नामों से पुकारा जाता था, तो इसे विरोधों का मिश्रण भी कहा जाता था, पागल कहा जाता था और रक्त पिपासु कहा जाता था। और यह सल्तनत काल का सर्वाधिक शिक्षित शासक था, यानी कि ये बहुत ही एक तरीके से विद्वान शासक था। लेकिन इसे इसी की योजनाओं के कारण, क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि ये जो भी योजना बनाया जाता था तो ये इसकी सारी योजना असफल हो जाती थी। इसकी ज़्यादातर जो योजना थी वो असफल हो गई थी। ये कार्य तो बहुत अच्छे कराना चाहता था, लेकिन जो भी योजना बनाता था पहली बात तो इन्हें ये पूरे ढंग से लागू नहीं कर पाता था, क्योंकि उस समय इतना भ्रष्टाचार मौजूद था कि जो भी इसने विभाग बनाए, जैसे इसने अमीर कोही विभाग बनाया था किसानों के लिए, तो वहाँ भी इतना भ्रष्टाचार था कि वो भी योजना इसकी असफल हो गई। इसने सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी तो वो भी इसकी सफल हो गई। तो इस वजह से इसे विरोधों का मिश्रण, पागल और रक्तपिपासु कहा गया है। इसके शासनकाल में जनता इससे बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। चलिए तो देखिए ये सर्वाधिक शिक्षित शासक था और इसने दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की, जिसका प्रमुख अमीर कोही था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताइए दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसका प्रमुख कौन था, तो वो था अमीर ए कोही। कौन था, अमीर कोही। तो ये एक कृषि विभाग था। कैसा विभाग था, तो ये था कृषि विभाग। चलिए आगे जानते हैं। इसने राजशेखर और जिन प्रभा सूरी नामक जैन विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किए। तो बताइए वह कौन सा सल्तनतकालीन शासक था जिसने राजशेखर और जिन प्रभा सूरी नामक जैन विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्राप्त किया, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने कांसे की सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। कौन सी मुद्रा चलाई थी, कांसे की सांकेतिक मुद्रा। और इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताइए वह कौन सा शासक था, सल्तनतकालीन में कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है, तो भाई लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है बाजीराव प्रथम को। किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बाजीराव प्रथम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो भाई प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे ने। किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे। और एम.जी. रानाडे का पूरा नाम था, तो ये था महादेव गोविंद रानाडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज वाली क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लाए हुए हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो भाई हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र का क्या नाम था, तो भाई दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या था भाई, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी पीठ पर किया जाने वाला वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील होगा।
तो ये किसने कहा था, यानी कि ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उस समय जब ब्रिटिश जो वहाँ की पुलिस थी, तो उसने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी डंडों से वार किया, तो जिस वजह से इन्होंने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो भाई अगर बात की जाए भारतीय संविधान के निर्माण की, तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। चलिए आज हम कुछ जानते हैं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इस वाले पॉइंट को आप स्टार बना के रख लेना। जहाँ तक है उम्मीद है कि इस बार ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन व्यक्ति था जिसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो वो कहा था महात्मा गांधी ने। अच्छा, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये कि संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की थी। और संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो बताइए संविधान सभा किस आधार पर गठित की गई थी, तो वो की थी या किस प्लान पर या किस योजना पर आधारित थी, तो ये थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, संविधान सभा किस योजना पर आधारित थी, तो ये थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 पर। क्योंकि आपको बहुत से ऑप्शन वहाँ पर दे सकते हैं, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 दे दे, तो आपको राइट आंसर लगाना है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये तो पूछा ही गया है, ये तो अब मुझे याद नहीं आ रहा कि किस परीक्षा पूछा गया। ये यूपी के किसी पेपर में पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस राज्य से हुआ था, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि देखो जो भी यूपी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन पे अपनी नज़र बनाए रखना। ठीक है, जो भी जैसे अभी हाल फिलहाल में यूपी पैट से पहले जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप देखते रहना। क्योंकि होता क्या है कि यूपी जो है भाई देखो, चाहे कोई सा भी कमीशन हो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। अगर बिहार की बात करें तो बीपीएससी अपने लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, फिर चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा क्यों ना हो। अब अगर मान लो जो पेपर जैसे उत्तर प्रदेश में वीडियो का हुआ तो यूपी ने कराया, तो ज़्यादातर चांसेस है कि उसके कुछ क्वेश्चन या यूपी पैट में दे दे या लेखपाल वाले पेपर में दे दे। तो आप ध्यान रखा करिए कि यूपी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपने पास संरक्षित रखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो भाई संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चलिए देखिए संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था, तो इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो वो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये जो 2 डेट मैंने आपको बताई 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946, ये दोनों आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अगर बात करें भाई संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे भीमराव अंबेडकर। और ऐसे ही संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे भीमराव अंबेडकर। चलिए और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जितने जो मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्हें आज अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना, बहुत ही आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। चलिए संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई झंडा समिति के अध्यक्ष है JV कृपलानी। और ऐसे ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव
किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बताइए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वही किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, यानी और बल्कि देखा जाए तो यही भारत के संविधान के निर्माता थे। चलिए, भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपकी 15। कितनी थी? भारतीय की जो संविधान सभा थी तो उसमें महिलाओं की संख्या थी 15। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की, तो इसमें भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूट कहा जाता है? तो अगर बात की जाए कि वह कौन सी नदी घाटी है जिसे भारत का रूट कहा, देखो क्वेश्चन को समझना है, वह कौन सी नदी घाटी है या निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी, यहाँ पर नदी घाटी की बात हो रही है जिसे भारत का रूट कहा जाता है, तो वो है आपकी दामोदर नदी घाटी। ठीक है, कौन सी नदी घाटी है? तो वो है आपकी दामोदर नदी घाटी। अच्छा, भारत का रूट प्रदेश किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं, देखिए उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका दामोदर नदी घाटी। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो वो है दामोदर नदी घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में हैं? तो भाई जो खजुराहो के मंदिर है ये आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो ये है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं, देखो जो खजुराहो के मंदिर थे इसका निर्माण किसने कराया था? तो भाई इसका निर्माण कराया था चंदेल शासकों ने। आपसे पूछा है कि बताइए खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था चंदेल शासकों ने। और इन्हें 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब बताइए कि खजुराहो के मंदिरों को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1986 में। और इन जो खजुराहो के जो मंदिर थे इनमें सबसे प्राचीन मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए वह कौन सा मंदिर है या वह कौन सा खजुराहो का मंदिर है जो सबसे प्राचीन है, तो वो है 64 योगिनी मंदिर। और इसमें सबसे विशाल मंदिर जो है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो बताइए कंदरिया महादेव मंदिर किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को। और ये खजुराहो में स्थित सभी मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लक्ष्मण मंदिर किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को। और ये जो मंदिर हैं ये जैन धर्म और हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछा है कि बताइए खजुराहो मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपको राइट आंसर लगाना है कि ये जो मंदिर हैं ये हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महासागर में डूबी हुई चीज़ों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो महासागर में जो डूबी हुई चीज़ें होती हैं तो उनका जो पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है भाई सोनार के माध्यम से। किसके माध्यम से लगाया जाता है? तो ये सोनार के माध्यम से लगाया जाता है। और देखिए सोनार की जो फुल फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो यूपी पैट में है एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से सीधा सीधा पूछा जाता है और आपको सोनार की फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, याद रखना कि सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो भाई अगर बात की जाए एलपीजी की तो इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है इसका पूरा नाम? तो इसका पूरा नाम है भाई लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और दोस्तों इसकी जो स्पेलिंग है इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि वो हल्का फुल्का, आप जैसे यही देख लो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब आपने लिक्विड पेट्रोलियम गैस कर लिया, पेट्रोलियम भी सही है गैस भी सही है, लेकिन पता चला यहाँ पर होना चाहिए लिक्विफाइड, तो ये आपको कतई अच्छे से याद होना चाहिए। और मान लो अगर वो GASS कर दे तो भी आपका गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो आप एक एक स्पेलिंग अच्छे से याद करना फुल फॉर्म की, क्योंकि वो इतनी नज़दीकी वहाँ पर गलतियाँ देता है कि आप उसमें ढूंढ ही नहीं सकते, आपको सब एक सा लगेगा। इसलिए फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए और उनकी स्पेलिंग भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो अगर बात की जाए भाई रक्तस्राव को रोकने के लिए तो वो किया जाता है भाई पोटाश एलम का। ठीक है, वो कौन सा लवण है? तो वो है पोटाश एलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है
कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या है रासायनिक नाम? तो ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नॉर्वे की राजधानी है? तो अगर बात की भाई नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी है आपकी ओस्लो। कौन सी राजधानी है? ओस्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नॉर्वे की राजधानी तो होती है ओस्लो, और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है क्रोन। और ऐसी जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, और इसकी मुद्रा है डॉलर। और इज़राइल की राजधानी है जेरूसलम। और अगर बात की जाए भाई इज़राइल की मुद्रा की, तो वो है आपकी न्यू शेकेल। क्या है मुद्रा भाई? न्यू शेकेल। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, और इसकी मुद्रा क्या है? गिल्डर। तो देखिए जितनी भी राजधानी मुद्राएं हैं अभी तो मैं आपको ये कंप्लीट करा रहा हूँ, और जैसे ही ये कंप्लीट होती है फिर मैं इसका आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके से इसका रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, एक का एक क्वेश्चंस मैं आपको रटवा दूंगा, तो इसके लिए आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बना है? तो भाई जो श्रीशैलम बांध है तो ये बना है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर बना है? तो ये बना भाई कृष्णा नदी पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो अगर बात की जाए भाई स्वामी विवेकानंद जी की, तो इन्हें जो स्वामी की उपाधि दी थी तो वो दी थी महाराजा खेतड़ी ने। किसने दी थी? तो ये दी थी महाराजा खेतड़ी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो भाई जो मूत्र होता है उसमें पाया जाता है यूरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो पाया जाता है यूरिक एसिड। चलिए अब कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अच्छा एक बात बताइए, घास में कौन सा एसिड पाया जाता है? भाई घास में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बेंजोइक एसिड। ऐसे ही दूध व दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये मॉलिक एसिड पाया जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको अच्छे से रिवाइज़ करा रहा हूँ। ये दोनों एसिड तो मैंने पहले भी पढ़ा दिए थे, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई श्वेत क्रांति की, तो ये संबंधित है आपके दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से। चलिए आगे जानते हैं। चलिए बताइए, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे भाई वर्गीज कुरियन। और ऐसे अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति संबंधित है आपके आलू उत्पादन से। और हरित क्रांति का संबंध किससे? तो वो है खाद्यान्न उत्पादन से। ऐसी ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है आपके चाय उत्पादन से। हरित क्रांति तो मैंने आपको पढ़ा ही दी है। चलिए ये हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपके केरल में। कहाँ पर है? केरल में। केरल में एक जगह पड़ती है पलक्कड़, तो ये वहाँ पर है। फिलहाल आप केरल याद रखो, इतना ही बहुत है। चलिए अब जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे भाई केरल के राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बताइए, देखो तो केरल के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो एक है आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है केरल में। ऐसे ही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी है केरल में। और पम्बदुन शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी है आपका केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक है मतिकोत्तन शेला राष्ट्रीय उद्यान। तो जो मतिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये भी है केरल में। ऐसी अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी आपका केरल में। और साइलेंट वैली ये राष्ट्रीय उद्यान भी आपका केरल में है। चलिए दोस्तों आज हम करेंगे अब हम रिवीजन मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों का। चल अच्छा एक बार और पढ़ लेते हैं भाई, जिससे आपको और फिर से रिवीजन हो जाए। तो देखिए एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है केरल में। ऐसी पेरार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है तो वो भी है केरल में। और पम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है। ऐसे ही आपका है मतिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपका केरल में है। और अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और आगे हम इनका रिवीजन भी करते रहेंगे, जिससे हमें ये याद हो जाएंगे। चलिए भाई आज पढ़ते हैं फिर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो देखिए जो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका मध्य प्रदेश में। ऐसे ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। चलिए और भाई कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में? तो वह है आपका ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब हम वही रिवीजन करेंगे पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान का। ये हम सारे आपको पढ़ा चुके हैं।
हाँ, में से जो भी बच्चे क्लासेस लगातार देख रहे हैं तो उन्हें ये याद भी हो चुके होंगे। तो बताइए भाई, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में। ऐसे ही गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बक्सर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल और नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। चलिए असम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। चलिए और कौन कौन से हैं? तो देखिए, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम। चलिए तो देखिए, इतने हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके थे और बाकी हमने रिवीजन भी कर लिया। अब हम आगे आने वाली क्लासेस में और नए राष्ट्रीय उद्यान को भी कंप्लीट करेंगे और ये जितने राष्ट्रीय उद्यान कराएं इन सबका रिवीजन भी करेंगे। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अगर बात की जाए विश्व पृथ्वी दिवस की तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अच्छा, विश्व जल दिवस हम कब मनाते थे? तो मनाते थे 22 मार्च को। फिलहाल विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। चलिए दोस्तों, अब तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो जनवरी के राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिन बच्चों ने लगातार क्लास ली है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब ये 100% सबको याद हो चुके होंगे। यानी कि जनवरी के राष्ट्रीय उद्यान अब तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने अभी तक इसे पूरा नहीं याद कर पाया होगा। जो हमारे चैनल पर लगातार कर रहा है तैयारी, उसे तो ये फ़िलहाल याद हो गए होंगे। चलिए देखते हैं भाई, चलो फिर से इसका रिवीजन करेंगे। तो बताइए, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाता है वैश्विक परिवार दिवस। ऐसे ही 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। चलिए 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। चलिए 23 जनवरी को मनाते हैं भाई हम पराक्रम दिवस, ठीक है, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। दोस्तों देखो, अगर आपको मान लो ऐसे याद ना हो जाए कि जैसे 23 जनवरी को कौन सा मनाते हैं, 24 जनवरी को कौन सा मनाते हैं, 25 जनवरी को कौन सा मनाते हैं, तो आप ऐसे ना याद करके आप इसको ऐसे भी याद कर लेना कि बताइए पराक्रम दिवस कब मनाए जाते हैं? 23 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अपने बारे में, तो मैंने तो इसको ऐसे ही याद करा था कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। मैंने ऐसे नहीं याद करा कि 25 जनवरी को 24 जनवरी को। तो देखो जैसे आपको याद हो सके, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मैंने जब जिस समय मैंने इनको याद किया था उस समय तो मैंने फिलहाल यही तरीका अपनाया था कि पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। तो अगर ऐसे चाहें तो आप ऐसे याद कर लें, ठीक है, जैसे देखिए आपके लिए सुविधा हो जाए। चलिए अब बताओ, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाता है 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को। ऐसे ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 जनवरी को और सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी और शहीदी दिवस तो वो भी आपको मनाया जाता है 30 जनवरी को। चलिए अब पढ़ते भाई फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस। तो बताइए, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं? तो वो मनाया जाता है 1 फरवरी को और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 4 फरवरी और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। ऐसी सुरक्षित इंटरनेट दिवस तो ये मनाया जाता है 9 फरवरी को। अब मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें जनवरी फरवरी के तो कम से कम रटी गए हैं। चलिए अब बताइए, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी और विश्व यूनानी दिवस तो ये भी 11 फरवरी। अच्छा, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था आपका 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था 15 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका मनाया जाता है 21 फरवरी को। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था भाई 24 फरवरी को और प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। चलो अब आ गए हमारे मार्च के दिवस। अब बताइए, चलो बताइए, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को, यानी कि 1 मार्च को मनाया था आपका शून्य भेदभाव दिवस। ऐसे विश्व वन्यजीव दिवस तो ये 3 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, जन औषधि दिवस 7 मार्च को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बताइए विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 मार्च को। ऐसे ही CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और शहीद दिवस भी 23 मार्च। ऐसे ही विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च और विश्व रंगमंच दिवस तो ये हो गया आपका 27 मार्च को। चलिए दोस्तों, ये है आज का हमारा होमवर्क। और होमवर्क है हमारा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, ये वाला युद्ध मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। और जो बच्चे जिन बच्चों ने इसकी क्लास ली हो तो वो यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई चौसा का युद्ध कब हुआ था। और कल सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर बताया था। जैसे पहले तो ध्रुव सिंह जी थे और एक और स्टूडेंट था, इसका मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन मैं आने वाली अगली क्लास में मैं उनका भी नाम बताऊँगा कि जिन्होंने कल का हमारा क्वेश्चन बताया था। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आगे अब हम जो भी PDF प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारी सोमवार से करंट अफेयर की क्लास शुरू होने जा रही है, तो जो भी अब PDF मिलेगी तो वो आपको सारी टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी। तो इसलिए आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। तो जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी नोट्स मिलेंगे और जो भी हम क्विज़ लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द से हम क्विज़ की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी स्टडी मटेरियल है और जो भी आपके नोट्स हैं और जो भी क्विजेज़ हैं वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट हो गई है और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।